हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से टीएनआई के मंच पर आप लोगों का जोरदार स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास होगी, इस वीडियो में हम निबंध जो हमारी गद्य विधा है, प्रमुख गद्य विधा है, उसमें प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं। निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, जैसे पेपर में दिया गया है। तो बेटे बालकृष्ण भट्ट को कई विद्वान हिंदी का पहला निबंधकार भी मानते हैं। और बालकृष्ण भट्ट से निबंध का अगर टॉपिक है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ज्यादातर देखने को मिलते हैं बालकृष्ण भट्ट के जो निबंध है वो पूछे जाते हैं। तो इनके जो महत्वपूर्ण निबंध है उन पर भी चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षाएं पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। इनके निबंधों को जानने के लिए आपको केवल एक ही बात माननी पड़ेगी। वो बात यह है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी जाके बेटे के पॉइंट क्लियर होगा। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि भी बालकृष्ण भट्ट है वो किस युग के निबंधकार हैं। एक तो क्वेश्चन ही आ जाता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में ये क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, इसका क्या उत्तर देंगे? सबसे पहले बेटे अपने जो निबंध हैं वो निबंध पूछे जाते हैं कि भी जो निबंध का वर्गीकरण करते हैं तो शुक्ल जी को केंद्र में रखकर करते हैं। शुक्ल बोले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बेटा। तो एक तो हो गया शुक्ल युग। उससे पहले जो शुक्ल पूर्व युग था, क्या था? शुक्ल पूर्व युग था। शुक्ल जी से जो पहले का युग था वो था, और एक बेटा शुक्लोत्तर युग, अर्थात शुक्ल जी के बाद का युग। तो प्यारे बच्चों, शुक्ल युग से पूर्व जो युग था वो दो युगों में बटा हुआ था। एक तो है बेटा भारतेंदु युग। कौन सा? भारतेंदु युग। और दूसरा है द्विवेद युग बेटे। ठीक है। तो जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग की अगर हम समय सीमा की बात मानते हैं कि भी समय सीमा क्या मानी जाती है बेटा, हम निबंध की कर रहे हैं यहाँ बात, काव्य की नहीं कर रहे। तो 1850 से लेके और 1900 तक की जो समयावधि है वो जब हम निबंध का वर्गीकरण करते हैं तो वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। और द्विवेद युग की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों 1900 से लेके 1920 तक की जो समयावधि है वो द्विवेद युग के नाम से जानी जाती है। शुक्लोत्तर युग अगर आपसे पेपर पूछ लेता है 1920 से लेके बेटा 1940 की जो समयावधि है वो शुक्लोत्तर युग के नाम से जानी जाती है। अब क्वेश्चन पेपर में आता है कि जो प्रमुख निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, तो वो किस युग के निबंधकार हैं? देखिएगा, जब ये वीडियो हमने शुरू की तो बोला था बेटे ये हिंदी के पहले निबंधकार भी माने जाते हैं। कई विद्वानों ने इनको हिंदी का पहला निबंधकार माना है। तो अभी सबसे पहले शुक्ल पूर्व युग, और बेटा पहले निबंधकार हैं तो ऑफिशियल बात है जो सबसे पहला युग है उसी के रहे होंगे। तो बेटे बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार माने जाते हैं। इनका जो जीवन काल है 1844 से लेके और बेटा 1911 तक, 11 या 14 तक, एक बार देख लेंगे पीडीएफ में है, तक ये जीवित रहे थे। 11 या 14 तक एक बार अभी चेक कर लेंगे। जन्म कन्फर्म 1844 है। तो बेटा अब द्विवेद युग जो है उसके नहीं, भारतेंदु युग के निबंधकार माने जाते हैं। तो देखिएगा बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माना जाता है। निबंध लिखने की जो श्रेणी है, जो कोटियां हैं, जो तत्व हैं, उनमें बालकृष्ण भट्ट के जो निबंध है वो अद्वितीय हैं। इन्होंने राजनीति पर भी निबंध लिखे हैं, धर्म पर भी निबंध लिखे हैं, व्यंग्य भी किया अपने निबंधों में। हर एक अलग अलग विषयों पर इन्होंने अलग अलग विषयों पर अलग अलग तरह के निबंध लिखे हैं। और ये निबंध के लिए जो व्यंग्य शैली है या हास्य व्यंग्य शैली है उसको भी प्रमुख मानते हैं। तो बेटा देखते हैं एक बार। तो बालकृष्ण भट्ट भाई, हाँ जी, 1914 मैंने बोला था, या तो 1911 मिलेगा बेटे या 1914। देखिएगा जन्म लगभग साहित्यकारों की याद है मुझे, मृत्यु हो सकता कई बार 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाती है भाई। हजारों की संख्या में रचनाकार हैं तो जन्म लगभग की याद है। तो वही है 1844 मैंने बोला था भी कन्फर्म है। लेकिन बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं बेटे मृत्यु की, तो 1914 में बेटे। अब देखिएगा पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है भारतेंदु युग के निबंधकारों में बालकृष्ण भट्ट सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। अगर हम बात करते हैं बालकृष्ण युग के
भारतेंदु युग के जो निबंधकार हैं उनमें सबसे अच्छे निबंधकार कौन है? तो बेटा यहीं से दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक तो ये भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, दूसरा क्या है, ये भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं तथा इन्हें प्रतिनिधि निबंधकार भी माना जाता है। जो भारतेंदु युग था, जैसे रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी माने जाते हैं, तो भारतेंदु युग के बालकृष्ण भट्ट प्रतिनिधि जैसे आपके क्षेत्र का कोई भी विधायक होता है वो आपका प्रतिनिधि होता है, तो ये बेटे भारतेंदु युग के प्रतिनिधि निबंधकार भी माने जाते हैं। अब बात करते हैं श्री कृष्णलाल जी हुए हैं तथा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने। अगर बात करें हम श्री कृष्णलाल जी ने और श्री लक्ष्मण सागर वार्ष्णेय जी ने, इनको बालकृष्ण भट्ट को पहला निबंधकार माना है। पेपर में पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट को पहला निबंधकार कौन मानते हैं? तो बेटा दो विद्वान हैं, उनमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक पर है बेटे कृष्णलाल, दूसरे पर है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी, जो इनको हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं। शायद क्लियर हो जाएंगे पॉइंट। उसके बाद बेटे अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट कह रहा है एक अंग्रेजी का विद्वान था जो अंग्रेजी में निबंध लिखता था, उसका नाम है स्टिल। तो देखिएगा बेटे नाम है स्टिल, इनकी शैली इन्हीं जैसी थी, इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी का स्टिल किसे कहा जाता है, तो बेटे हिंदी के स्टिल की अगर बात करते हैं तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। लीजिएगा, अंग्रेजी विद्वान स्टिल के समान इनके निबंध होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टिल कहा। ये उपनाम दिया जाता है कि किस निबंधकार को या किस रचनाकार को हिंदी का स्टिल कहा जाता है। तो बेटे ये पेपर में पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान से। उपनाम भी पूछ लिया जाता है, किसे कहा जाता है ऐसे पूछ लिया जाता है, या किस निबंधकार को कहा जाता है ऐसे पूछ लिया जाता है, या बेटा यूं भी पूछ लिया जाएगा कि किसने इनको हिंदी का स्टिल नाम दिया। तो बेटे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाएगा। अब बात आती है अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है बालकृष्ण भट्ट के जो ज्यादातर निबंध हैं, हाँ भी देखिएगा किस युग के निबंधकार हैं ये? भारतेंदु युग के। और अगर भारतेंदु युग के निबंधकार हैं तो बेटे भारतेंदु युग के निबंधकार हो, रचनाकार हो या कवि हो, उनकी एक विशेषता जरूर थी कि वो साथ साथ में पत्रकार भी थे, ये पत्रिकाएं भी निकालते थे। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नाम से पत्रिका भी निकाली थी। याद रखना, भारतेंदु युग का प्रत्येक रचनाकार अपने समय का पत्रकार भी था, क्योंकि 1857 की क्रांति और उसके बाद जो आवेश उभरा, तो जो पढ़े लिखे लोग थे समझ गए थे कि ऐसे अलग अलग हो कि हम कभी भी अंग्रेजों से नहीं जीत सकते। अगर हम अंग्रेजों से जीतना चाहते हैं तो पहले देश को जागरूक करना पड़ेगा, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, इसीलिए पत्रिकाएं निकाली बेटे। तो बालकृष्ण भट्ट के जो ज्यादातर निबंध हैं, इनकी पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, अपनी खुद के पत्रिका में ही निकले हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा कि कलिराज की सभा निबंध है बालकृष्ण भट्ट का भी, तो वो निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो बेटा कलिराज की सभा जो इनका निबंध है वो कवि वचन सुधा पत्रिका में, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ? कवि वचन सुधा पत्रिका, और संपादक थे बेटे भारतेंदु जी। ये क्वेश्चन है इसलिए कई बार, क्योंकि ज्यादातर इनके जो निबंध है, इनके निबंध इनकी खुद की पत्रिका में छपे हैं, लेकिन पूछ लिया जाता है कि इनका जो पहला निबंध है कलिराज की सभा, वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो बेटे कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा याद रख लेना, और भारतेंदु जी इसके संपादक है बेटे। बढ़ते आगे, बालकृष्ण भट्ट जी को मनोविकार संबंधी निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भट्ट जी ने मनोविकार, मन के जैसे विकार होते हैं, ईर्षा है, लज्जा है, श्रद्धा है, घृणा है, जैसे निबंध आगे चल के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखे थे। तो ये मन के विकार होते हैं, इन मन के विकारों के ऊपर जो निबंध लिखे जाते हैं उनको मनोविकार संबंधी निबंधकार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदी में जो मनोविकार निबंधों की शुरुआत हुई वो भट्ट जी के कारण ही हुई, अर्थात ये उसके जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। भी कितने निबंध लिखे हैं भट्ट जी ने? लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। उसके आगे दिखेगा इसके जो निबंध हैं वो 2 रचनाओं में संकलित हैं। संकलित का मतलब इकट्ठे बेटे,
अगर कोई एक निबंध लिखता है तो वो एक होगा। अगर बहुत सारे निबंध जब एक पुस्तक आकार देकर उस पुस्तक में रखे जाते हैं तो उसको संग्रह बोला जाता है। जैसे काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, निबंध संग्रह है, नाटक संग्रह है। तो बालकृष्ण भट्ट के जो लगभग 1000 के आसपास निबंध थे बेटा, उनका संकलन किसमें कर रखा है? एक तो भट्ट निबंध माला बेटा, भट्ट निबंध माला में है जिसका भाग 2 में, तथा साहित्य सुमन, ये 2 रचनाएं हैं, ये 2 इनके निबंध संग्रह हैं। अगर पूछा जाता है बालकृष्ण भट्ट के जो निबंध हैं वो किन दो संग्रहों में है? एक तो बेटा भट्ट निबंध माला में और दूसरा साहित्य सुमन, ये इनके निबंध संग्रह संबंधी ग्रंथ हैं भी। बालकृष्ण भट्ट के निबंधों की प्रमुख विशेषता, ये किस प्रकार के निबंध लिखते थे या इनके निबंधों को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं निकलकर सामने आती हैं? कौन कौन सी विशेषताएं थी? एक तो बालकृष्ण भट्ट जी ने अपने सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक सभी प्रकार के निबंध लिखे बेटा। इन्होंने चाहे राजनीति हो, चाहे साहित्य हो, चाहे समाज हो, कोई भी विषय क्यों ना हो, प्रत्येक प्रकार के निबंध इन्होंने लिखे हैं। अब बात आती है इन्होंने सामाजिक निबंध लिखे हैं, तो इन्होंने अपने सामाजिक निबंधों में आडंबरों का, देखिएगा समाज में क्या होता है, या तो कोई रीति रिवाज चलती मिलेगी, या भाई आडंबर मिलेंगे, या जाति पाति मिलेगी, है ना। तो इन्होंने जो सामाजिक संबंधी निबंध लिखे हैं उसमें आडंबरों का, कुरीतियों का तथा बाल विवाह आदि का विरोध किया है। जिस तरह से कबीरदास जी करते थे, कबीरदास ने जैसे विरोध किया वैसे विरोध इन्होंने किया है भी। अब राजनीति संबंधी जो इनके निबंध है उसमें इन्होंने अंग्रेजों की, क्योंकि उस समय अपना देश गुलाम था, अंग्रेजों की कूटनीति के बारे में बताया कि अंग्रेज कितने प्लान के साथ अपना कार्य करते, कितने कूटनीतिज्ञ हैं वो। कूटनीति का तथा पुलिस की नीतियों का विरोध किया कि अंग्रेज अपने फायदे के लिए अपने देश को लड़वा रहे थे आपस में, तो उनकी कूटनीति का विरोध किया। और पुलिस बहुत बुरा व्यवहार करती थी आम जनता के साथ, इन दोनों का इन्होंने अपने राजनीतिक निबंधों में विरोध किया है भी, क्योंकि राज किसका था? अंग्रेजों का। इन्होंने जमींदार के दुष्कर्मों तथा अत्याचारों की भी पोल खोली। जो जमींदार होते थे वो जमींदार आम जनता के ऊपर, किसान के ऊपर, कृषक के ऊपर बहुत कुकर्म करते थे, दुष्कर्म करते थे, तो उनकी भी इन्होंने पोल खोली बेटा अपने इन्होंने राजनीतिक निबंधों में। आप बढ़ते हैं इनके जो साहित्यिक निबंध है बेटा। अगर साहित्यिक निबंध की बात आती है तो साहित्यिक निबंध वो होते हैं जो साहित्य पर लिखे जाएं, अर्थात भाषा पे लिखा गया, किसी रचना पे लिखा गया, व्याकरण पे लिखा गया, है ना, तो वो साहित्यिक निबंध होते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट के जो साहित्यिक निबंध हैं, जो साहित्य के विषयों पे लिखे गए हैं, इन्होंने साहित्य शास्त्र में आपका साहित्य शास्त्र कह लो या काव्य शास्त्र कह लो भी, रंगमंच नाटक से संबंधित है, नाटक आ गया, उपन्यास आ गया, रचना शैली की कैसे रचना करोगे आदि पर अपने विचार प्रकट किए हैं। अर्थात साहित्य की लगभग सभी विधाओं के बारे में भी बताने की इन्होंने कोशिश की है बेटा। ज्यादातर जो विधाएं हैं वो गद्य विधाएं हैं बेटा। इनके निबंधों में निर्भीकता तथा स्पष्टतावादी सर्वत्र दिखाई देती है। इन्होंने अपने निबंधों में, क्योंकि बेटे निबंध में मैंने पहले बताया था, निबंध में जो लेखक है, रचनाकार है, उसका व्यक्तित्व तो बिल्कुल होता है, उसका अपनापन होता है, तो वो अपनी बात को बिल्कुल लोगों के सामने रखता है उस निबंध के माध्यम से। तो जब हम बालकृष्ण भट्ट के निबंधों को पढ़ते हैं तो बेटा इन्होंने अपनी बात को बिल्कुल निर्भीकता से कहा, बगैर डरे और स्पष्टता, मतलब स्पष्ट, यूं नहीं तरोड़ मरोड़ नहीं, एकदम सीधा बोला, मुंह पे बोलने की बंदा हिम्मत रखता था, यही है। इनके निबंधों में बुद्धि तत्व मैंने बताया था, जो विचार प्रधान निबंध है उसमें बुद्धि की अधिकता मिलती है। कल्पना तत्व, अनुभूति तत्व तथा शैली तत्व ये प्रमुख हैं। अर्थात निबंध के जो मैंने पिछले वीडियो में जो आपके को तत्व बताए थे वो सारे के सारे तत्व इनके निबंधों में देखने को मिलते हैं बेटा। बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है जरा देखते हैं। भट्ट जी संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के विद्वान थे। अकेले ये नहीं कि अंग्रेजों की पोल कब खुली, जब उनको जाना, उनकी रचनाओं को पढ़ा। अब साहित्य शास्त्र कैसे लिखा गया, क्योंकि संस्कृत पढ़ी हुई थी, तो
बालकृष्ण भट्ट को बेटे अंग्रेजी का भी पूरा ज्ञान था, संस्कृत का भी पूरा ज्ञान था और हिंदी के तो विद्वान थे ही, क्योंकि आपने देखा कि साहित्य शास्त्र के ऊपर निबंध लिखे रखे हैं, अंग्रेजों की कूटनीति या शासन के ऊपर। तो अंग्रेजों को पहले इन्होंने जाना पढ़ा समझा तभी तो अपना वक्तव्य दिया बेटे। तो संस्कृत के विद्वान थे ये, अंग्रेजी के विद्वान थे और हिंदी के भी विद्वान थे। इनके निबंधों में इसलिए तत्सम के शब्द भी मिलते हैं और अंग्रेजी शब्द भी देखने को मिलते हैं बेटे। बड़ी आगे इन्होंने अपने निबंधों को रोचक व सरस बनाने के लिए व्यक्तिगत प्रसंगों का सहारा लिया है। देखिएगा कोई भी रचना है, अगर आप लगातार पढ़ते हो या कई बार होता है टीचर लगातार पढ़ाता है तो हम क्या होते कई बार बोर होने लगते हैं, तो बीच में ना टीचर चुटकी छोड़ देता है, कोई हंसी का कोई फुहारा छोड़ देता है ना, तो वहां थोड़ी रोचकता। इसी तरह से बालकृष्ण भट्ट ने बेटा अपने जो निबंध लिखे हैं उसमें सरसता लाने के लिए, रोचकता लाने के लिए बीच बीच में इन्होंने हास्य का प्रयोग किया है, हास्य व्यंग का प्रयोग किया है। अर्थात क्या किया है, व्यक्तिगत प्रसंगों को, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का उदाहरण देकर उनको शामिल किया है बेटे। बालकृष्ण भट्ट के निबंधों पर टिप्पणी करते हुए, बालकृष्ण भट्ट के जो निबंध हैं उनके बारे में टिप्पणी करते हुए, नोट लिखते हुए बेटे गुलाब राय जी काफी बढ़िया निबंधकार हैं। तो गुलाब राय जी क्या कह रहे हैं, व्यक्तित्व की गंभीर छाप व्यक्तित्व की गंभीर छाप, अर्थात कोई भी निबंध होता है उसमें रचनाकार का व्यक्तित्व उभर के सामने आता है। तो उनके व्यक्तित्व पता चला कि उनके निबंधों से कि उनका व्यक्तित्व गंभीर था, गंभीर सोच वाले थे, व्यंग विनोद थे, मतलब मधुरता से व्यंग मारते थे, कटु कटाक्ष नहीं करते थे, मधुर बात मारते थे। व्यंग विनोद शैली थी कि तीक्ष्णता थी और भावात्मक से आवृत बौद्धिकता। अपनी भाव, अगर बुद्धि की बात करें, बुद्धिमान तो थे ही क्योंकि बुद्धि प्रधान भी निबंध लिखे हैं, तो उस बुद्धि में ये इमोशंस को जोड़ के, अपनी भावना को जोड़ के और फिर बुद्धि का प्रयोग किया है। देखिएगा यूं कह रहा है, भावात्मकता से, अर्थात भावात्मकता से आवृत से प्रभावित या आवर्त बुद्धि, बौद्धिकता तथा व्यवहारिकता सशक्त भाषा जो है भट्ट जी के निबंधों में उपलब्ध मिलती है। तो ये है बेटा बालकृष्ण भट्ट के व्यक्तित्व से संबंधित कुछ पॉइंट अगर पेपर में पूछ ले जाते हैं, क्योंकि पेपर अगर एप्लीकेशन बेस्ड बनता है तो वहां डेफिनेट ये पॉइंट पूछे जाते हैं। तो भट्ट जी ने हास्य, देखिएगा कितनी बढ़िया बात कही है, भट्ट जी ने स्वयं कही है। भट्ट जी ने हास्य को निबंध में महत्व देते हुए कहा, हास्य को कि भी हास्य व्यंग जो होता है उसको स्थान देते हुए कहा या महत्व देते हुए कहा, सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। अगर किसी लेख में पढ़ के बोर होंगे तो वो समझ में आएगा। सच पूछे तो कोई भी जो लेख है, लेख का मतलब यहाँ पर निबंध है, कि कोई भी निबंध या लेख है तो हंसना, उसका हंसना और हंसाना उसी का जीवन है। लेख पढ़कर कुंदकली समान दांत न खिले तो वह लेख ही क्या। अगर लेख पढ़ के आप मुस्कुराए नहीं तो लेख ही नहीं है। कितनी बढ़िया बात कही है भाई। आगे बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध पूछे जाते कौन कौन से हैं। स्त्रियां और उनकी शिक्षा भी, तो नारी के ऊपर लिखा गया निबंध है। हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, हमारे जो नए पढ़े हुए लोग हैं उनकी सोच में परिवर्तन आने लगा है। प्रतिभा, कालचक्र, उसके बाद बेटा अगला जो निबंध इन्होंने बताया है कालचक्र, उसके बाद आत्म गौरव। इंग्लिश पढ़े तो बापू हुए। अगर आपने इंग्लिश पढ़ ली तो आपको सब बापू पालने लग जाते हैं, ये देश ऐसा है। तो देखो कितना बढ़िया कटाक्ष किया है, इंग्लिश पढ़े तो बापू हुए, भी बापू कहलाओगे। और अब तक समाज के जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज से पिंड नहीं छोड़ते, अंग्रेजी सीख लो भाई, इंग्लिश सीख लो भाई। तो जो दुनिया हिमाती जिसको अंग्रेजी आती वही इंटेलिजेंट, और तो किसी बुद्धि थी ही नहीं। इसका मतलब भाई हमारे पूर्वज वैसे ही दुनिया में आए, आपके और हमारे वैसे चलेगा। अगर वो बुद्धिमान नहीं होते तो हम लोगों का और आपका नामो निशान नहीं होता। तो उनको इंग्लिश नहीं आती थी, इसका मतलब वो बुद्धिमान नहीं थे, वो इंटेलिजेंट नहीं थे। गलत फहमी है, कलाम ने खुद कहा है इंग्लिश से इंटेलिजेंसी की तुलना मत करो, है ना। हाँ, तो बेटे आत्मनिर्भरता निबंध का नाम है। कल्पना मेला ठेला है, ये मेला ठेला एक ही निबंध है। बाल विवाह, देखिएगा कुर्तियों पर वर्णन कर रखा। अनोखा सौपन, नए तरह का जुगनू, देवताओं से बातचीत, राजा और प्रजा, कृषकों की
दुख अवस्था जो थी वो देश सेवा का महत्व, चंद्रोदय, शब्द की आकर्षक शक्ति, शब्द की जो आकर्षक शक्ति है, फिर ये काव्य शास्त्र का पॉइंट आ गया, जैसे जो शब्द शक्तियां होती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे बालकृष्ण भट्ट से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं। तो बेटा इनको पक्का करने के लिए एक वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर दिल खोल के क्या करो, क्योंकि शेयर दिल हो आप, और आप ये सिद्ध कर देते हो कि सर हमने शेयर की है। और हाँ, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मुस्कुराते रहिएगा जी। जय हिंद।